कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियां व उनका समन्वित प्रबंधन। ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन तकनीक पर वैज्ञानिक जानकारी। अपने प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना इस समय खेतों में खड़ी है और इस फसल में इस समय रोगों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज में भारी गिरावट होती है। अतः गन्ने की खेती करने वाले किसान इन रोगों से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, इसकी जानकारी देने के लिए हमने संपर्क किया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर ओके सिंह से। इस देश में भारत हमारा देश है और गन्ना इसकी जो प्रमुख फसल है। इस गन्ने से हम लोग चीनी बनाते हैं और मोलेसेस के द्वारा अल्कोहल भी बनाया जाता है। ये चीनी की जो इंडस्ट्री है वो कॉटन या कपास की इंडस्ट्री के बाद आती है और इस इंडस्ट्री से लगभग करीब 50 लाख किसान आश्रित हैं, इस पे कार्य करते हैं और इनकी रोजगारी चलती है। इस फसल में अगर बीमारी लग जाए तो इस फसल को बहुत नुकसान होता है और बीमारियों से लगभग 20% के करीब उपज का नुकसान होता है। ऐसी बीमारियों का निदान करना आवश्यक है। सबसे प्रमुख बीमारी जो गन्ने की है वो है रेड रॉट। इसे हिंदी में हम लोग लाल सड़न रोग या काना रोग भी कहते हैं और ये रोग इतना भयंकर है कि बरसात के महीने में ये शुरू होता है और 2-3 पौधे या जो किसान इसके गन्ने के जो थान हैं वो उससे ग्रसित होते हैं और वहाँ से फिर ये रोग जो है फैलता है और 2-3 महीने में ये पूरी फसल जो है गन्ने की वो तबाह हो जाती है और इसमें एक भी गन्ना ऐसा नहीं मिलता है जिसे हम चीनी मिल में भेज सकें। ये रोग अगर पहचानने के लिए किसान अगर अपने गन्ने की फसल के पास जाएं तो देखेंगे कि इसकी पत्तियां जो हैं वो सूख जाती हैं और जो तना है गन्ने का वो बदरंग हो जाता है, लाल हो जाता है और उसके बाद अगर उसको गन्ने को हम फाड़ें चाकू से तो उसमें जो है लाल
जो सड़न एक दिखाई देती है और बीच बीच में सफ़ेद जो है ये धब्बे होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, और उसको सूंघें तो सिरके की गंध आती है। और ऐसे रोग अगर इस तरह के ग्रसित गन्ने दिखाई पड़ें तो उनको शुरू में ही जब 2 या 3 पौधे इस तरह के हों तो उनको जो है उखाड़ देना चाहिए, और उखाड़ कर गड्ढे में दबा दें या जला दें। और इसके बाद जो दूसरी बीमारी है वो है स्मट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मट और हिंदी में इसको कंडुआ रोग कहते हैं। इसमें जो रोग की खास पहचान ये है कि गन्ने के जो ऊपरी भाग है या अग्रभाग है वहाँ से एक काला कोड़ा बनता है, और ये कोड़ा जो है इसमें बहुत सारे अरबों की संख्या में इसमें बीजाणु होते हैं उस फफूंद के, जो कि हवा के द्वारा फैलते हैं और फिर दूसरे स्वस्थ गन्नों को ग्रसित करते हैं। ये बीमारी वैसे तो जो हमारी प्लांट क्रॉप या बावक फसल है उसमें ये रोग बहुत कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी जो पेड़ी जब हम लेते हैं तो उसमें ये रोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रोग की जो फफूंद है वो गन्ने की सभी जो बर्ड्स हैं, कलिकाएं हैं, उसमें ये मौजूद रहती हैं। और इस तरह से पेड़ी में गन्ना जो है पतला हो जाता है, और जितना इसकी उपज जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ये सभी बीमारियों का हमें निदान भी ढूंढना है, और जैसा कि अन्य बीमारियों में होता है कि हम रसायनों का जो है स्प्रे करते हैं या उनको डालते हैं, इस तरह से गन्ने में नहीं किया जाता, क्योंकि गन्ने की जो तना है उस पर मोम या वैक्स की एक लेयर होती है, तय होती है, जिसके कारण जो घोल बनता है पानी में रसायनों का वो अंदर तक नहीं जा पाता। तो इसके लिए हमारे संस्थान में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, एक मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट यूनिट ये बनाई गई है, और इसमें गन्ने के जो बीज होता है, जब ये इसका हम संवर्धन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसके पहले हम एक न्यूक्लियस सीड को या ब्रीडर सीड को एक छोटी सी मात्रा में होता है, उसको हम इसको गर्म करते हैं, जैसे या मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट यूनिट में इसको हीट किया जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, और उसको 2.5 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद मशीन को बंद कर देते हैं, और जो भी गन्ना है उसको हम फिर उसे पानी डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि उनकी जो बर्ड्स हैं या कलिकाएँ हैं वो सूखें ना। और उसके बाद जो है हम गन्ने को 3 आँख वाले गन्ना या 1 आँख के गन्ने के काट के उसको बो देते हैं, और इस तरह से जो फसल तैयार होती है उसको हम ब्रीडर सीड बोलते हैं या प्रजनक सीड बोलते हैं। और ये बीज जो है प्रजनक बीज, उसके बाद फिर हम उसको गर्म नहीं करते हैं, और उसको फिर सामान्य विधि से उसको दूसरी फसल लेते हैं, और जो दूसरी फसल उसके बाद तैयार होती है उसको हम फाउंडेशन सीड कहते हैं। ये फाउंडेशन सीड एक बीज उत्पादन की पहले क्रम में आता है, पहले स्टेज है, और उसके बाद फाउंडेशन सीड के बाद जो फसल तैयार होती है फिर हम उसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं, या फिर फील्ड लेवल सीड कहते हैं, जिसे किसानों को दिया जाता है। ये फील्ड लेवल या सर्टिफाइड सीड जो हम इसको बनाते हैं, इसको सीड प्रोडक्शन एजेंसी द्वारा ही बनाया जाता है, और इसको जो है सरकार द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। लेवल सीड है, इसको किसान उगा सकते हैं, और ये ऐसा जो बीज होता है वो रोग रहित होता है, इसमें रोगजनक मौजूद नहीं होते हैं, और ऐसे बीज से हम 5 साल तक फसल ले सकते हैं। इसके 5 साल के बाद हम फिर से दोबारा ये सर्टिफाइड सीड या फील्ड लेवल सीड लेके अपनी फसल को हम बीमारियों से बचा सकते हैं।
मशरूम आज के समय में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी मांग बढ़ने के कारण इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। फलस्वरूप दूसरे किसान भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि इस समय ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन का वक्त चल रहा है और अगर आप भी इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ रीति सिंह। तो इस खुम्बी को उगाने के लिए इसकी विधि बहुत सरल है। इसके लिए आप जैसे 10 किलो भूसा ले लीजिए, एक 200 लीटर वाले ड्रम में इसको डाल दीजिए, उसमें आप 100 लीटर पानी डाल दीजिए और पानी डाल करके रात भर इसको भीगने दीजिए। इस पानी के साथ साथ इसमें 7.5 ग्राम बेविस्टिन, ये कि फफूंदनाशक दवा है, जिससे कि जो भूसे में फफूंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में अच्छी तरह से घोल देते हैं और फिर इस घोल में भूसे को डुबोते हैं। इसके बाद इस ड्रम को 200 लीटर वाले ड्रम को हम पॉलीथीन की थैली से अच्छे से बांध देते हैं, जिसके कारण से रात भर में जो हमारा भूसा है वो निर्जीवीकृत हो जाता है। दूसरे दिन हम इस भूसे के बोरी को निकाल लेते हैं और एक ढालू फर्श पर रख देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद इस भूसे से पानी पूरी तरह से निथर जाता है। जब पानी निथर जाए तब हम इस भूसे को अपने हाथ में लेकर के लड्डू जैसा बनाएं तो हम देखेंगे कि हमारी उंगलियों के कोरे से जरा सा भी पानी ना निकले, इतनी इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद इस भूसे में हम मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पान कहते हैं, इसका भार के हिसाब से 2 से 10% तक हम भूसे में हम इसका बीज मिलाते हैं, मशरूम का बीज मिलाते हैं और बीज मिला करके फिर हम इसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद कर देते हैं। यहाँ यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि थैली में जगह जगह हम मोटी सुई से छेद कर दें और नीचे का भाग जो है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े छेद हों, जिससे यदि पानी संघनित हो गया हो, तो पानी इकट्ठा हो गया हो तो वो पानी निथर जाए। इस प्रकार इस निवेशित भूसे को, अर्थात जिसमें स्पान मिला हुआ है, इस बीज को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके उसका मुंह बांध करके हम अंधेरे कमरे में रख देते हैं। लगभग 15 दिनों बाद इस भूसे का ढेर जो है वो सफ़ेद रंग की फफूंद की रचना से ढक जाता है और इस समय हम इसको थैली को हम काट सकते हैं और काट करके, जैसे कि गांव में मिट्टी के बर्तन जहाँ रखने के लिए जो छीका बनाते हैं, तो उसमें हम इस भूसे के ढेर को रख देते हैं और उसके बाद इसको हम टांग देते हैं। टांगने से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से इसको हवा में लटकते रहना है। तो इससे मुख्य फ़ायदा ये रहता है कि भूसे के ढेर के नीचे की तरफ वहाँ से भी मशरूम उसमें आसानी से उगाता है। इस समय जो है कमरे का तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वातावरण में नमी 80 से 90% तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कमरे में रेत बिछा सकते हैं या टाट लटका सकते हैं। टाट को पूरी तरह से गीला कर दें और समय समय पर कमरे में 3-4 बार छिड़काव करें पानी का, तो जिससे हवा में नमी बनी रहती है और मशरूम जो है वो अच्छे से लगता है। तो जब हम थैली खोलते हैं उसके 3-4 दिन बाद से इस थैली के ऊपर या जो भूसे की जो रचना है उसके ऊपर मशरूम जो है वो लगने लग जाते हैं। पहले छोटे छोटे पिन के आकार की आकृति बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित होकर एक फलनकाय रचना बनाते हैं और जिसको कि हम खुम्बी कहते हैं। यह खुम्बी जो है ऑयस्टर खुम्बी कहलाती है और इसको घुमाने के लिए हम जो खुम्बी की संरचना है उसको हम घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में साथ साथ इस प्रकार से मोड़ते हैं, जिससे खुम्बी का जो निचला भाग है वो भूसे के ढेर से बाहर आ जाता है। इसको काट करके हम रख लेते हैं और इस प्रकार हम एक भूसे के ढेर से लगभग 5 बार फसल प्राप्त करते हैं। पहली बार जो फसल मिलती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। यदि हम 1 किलो भूसा लेते हैं तो भार के अनुसार लगभग 700 से 800 ग्राम 1 किलो भूसे से हमको खुम्बी प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरी बार जो है 8 से 10 दिन बाद जब खुम्बी परिपक्व हो जाती है तो उस समय पहली बार से कम उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार हम 3-4 तोड़ाई आसानी से इसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमें खुम्बी को हम उगाते हैं तो इसमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जब भी हम खुम्बी का काम करते हैं तो हमारे हाथ पांव साफ होने चाहिए। खुम्बी घर में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं प्रवेश करना चाहिए।
क्योंकि खुम्बी की गंध मक्खियों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जहाँ तक हो सके मक्खियाँ यदि अंदर प्रवेश न करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमें कमरे में समय समय पर फॉर्मेलिन का छिड़काव करना चाहिए। तो 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके हम कमरे की दीवारों पे और बाकी अन्य जगहों के ऊपर हम फॉर्मेलिन का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। समय समय पर इसके कमरे में पानी तो हमें छिड़काव करना ही है, यह छिड़काव वाला पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। अब बात आती है कि इस जो हमने तोड़ी हुई खुम्बी है इसको हम किस प्रकार से रखें। तो चूँकि ऑस्टर खुम्बी की शेल्फ लाइफ अर्थात इसको हम आसानी से 8 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए हम पॉलीथीन की थैलियाँ लें, उनमें जगह जगह छेद कर दें, क्योंकि ये खुम्बी जीवित रहती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और यह थैली के अंदर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस कारण से हम मशरूम को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके और उसका मुंह बांध दें और बीच बीच में इसमें छेद रहे और इसको हम फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। आरती लाइव। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय की सफलता उसकी देखरेख पर निर्भर करती है और चूंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जिसके कारण मधुमक्खी के शत्रु कीटों का आक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खियों और मधुमक्खियों को बचाने के लिए इन शत्रु कीटों की रोकथाम की जाए। इसकी जानकारी हेतु हमने संपर्क किया गोविंद वल्लभ पंत विश्व प्रौद्योगिकी विद्यालय पंतनगर के एक विषय विशेषज्ञ प्रमोद मल से। किसान भाई को जब भी आप मौन पालन कर रहे हो तो आपको जो विभिन्न समय में लगने वाले जो शत्रु कीट हैं या शत्रु जीव हैं उनका अच्छी पहचान होनी ज़रूरी है। ऐसे कुछ शत्रु हैं जैसे ततैया जो होती हैं, बरैया बोलते हैं, या पहाड़ों पे जो किसान हैं उनको अंगलार या बिस्लार बोलते हैं। तो इस तरह के ये प्लेन में जो लाल रंग के ततैया है या पीले रंग की ततैया है, कुछ काले रंग की ततैया होती है, तो बहुत प्रकार की ततैया हैं और ततैया जितनी भी होती हैं सभी मधुमक्खियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी मौन पालक भाई हैं उनके बरसात के समय में इनका जो आक्रमण शुरू होता है तो उस समय आप सावधान रहें और ये सब आप सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम कम से कम अपनी जो मौन वाटिका है उसका भ्रमण करें और उसमें जगह जगह कुछ लकड़ी के तख्ते जो 4 से 6 इंच चौड़े और लगभग 20 इंच या 15 इंच लंबे हों, ऐसे तख्तों का प्रयोग करें इनको मारने के लिए और बीच में जो मौनगिरी है उनके ऊपर रख दें और घूमते हुए इन ततैयों और बरैयों को बीच बीच में मारते रहें। ये दूसरा, अगर इनको बचाने के लिए
आप ततैया प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो एक गोल ड्रम सा एक मशीन होती है और इसमें कुछ गुड़ डाल देते हैं, ततैया इसमें ट्रैप हो जाता है और फिर इसको हम मार सकते हैं। उसके अलावा जो बरसात का समय है इसमें चींटियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब आप बागीचे के अंदर अपने मौन गृहों को अगर स्थानांतरित कर देते हैं तो वहाँ पे छाया और वहाँ पे चींटी लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चींटी लगने से बचाने के लिए आप जो मौन गृह है और उसके नीचे उन सभी मौन गृहों को स्टैंड पे रखें और स्टैंड के नीचे भी कटोरी या स्टील का या मिट्टी का बर्तन रखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बरसात के समय में। और इसमें पानी की सफाई, जो भी आप कटोरी में पानी रखते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए और उसका समय समय पे उसको बदलते रहें, सफाई करते रहें, तो इससे आपका जो चींटी लगने की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक इसका मुख्य शत्रु जो है वो वैक्स मात होता है, जो मोमी पतंगा, इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और मोमी पतंगा जो है छत्ते के मोम को खा करके छत्ते को समाप्त कर देता है और ये जो भंडारित किए हुए छत्ते हैं उनमें भी लगता है और जो मधुमक्खी के जो कॉलोनी में जो परिवार में जो छत्ते रखे हुए हैं उस पर भी लगता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो आपके मौन परिवार है या मौन गृह है उसके अंदर जो खाली छत्ते कोई भी ना पड़े रहें। जितने भी छत्ते रहें वो मधुमक्खियों के द्वारा पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए और इन्हीं ढके जो अतिरिक्त छत्ते हैं उनको निकाल करके उचित जगह पे भंडारित कर दें। भंडारित किए हुए छत्तों को भी अच्छी तरह भंडारित करने की ज़रूरत है, जिससे बाहर से कोई मोमी पतंगा जो उसका एडल्ट है, प्रौढ़ है, वो उसमें अंदर जा कर के उसमें अपने अंडे न दे और जिससे कि उसका नुकसान ना हो। तो इसको इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इसको बक्से में, मौन गृह में या मौन वंश में अगर इसका आक्रमण हो जाता है तो उसको उससे बचने का कोई उपाय, क्योंकि दवाई नहीं डाल सकते और अगर दवा डालते हैं तो मधुमक्खियों का भी नुकसान होता है। इसलिए इसको आप जिस बक्से में जो छत्ता संक्रमित हो गया हो उसको 10 मिनट के लिए धूप में रखें, मधुमक्खियों को झाड़ लें और उसको धूप में दोनों तरफ, छत्ते का दोनों तरफ दिखाएं, तो उससे जो इसका जो लार्वी है या सूंडी है वो वैक्स मात की बाहर गिर जाती है और उसको हम नष्ट कर सकते हैं और फिर इन छत्तों को हम प्रयोग में ला सकते हैं और सफलतापूर्वक इनसे आप बच सकते हैं और फिर आने वाले जो समय है उसमें बहुत अच्छा आपको शहद का उत्पादन प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुनैठा, जिला इटावा के कुलदीप तिवारी ने। आपने सेम की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप जानते हैं, सेम खरीफ मौसम की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ इसे लगभग पूरे देश में उगाया जाता है। बात करते हैं उर्वरकों की। मिट्टी परीक्षण के अनुसार किसान भाई अगर उर्वरकों की मात्रा अपने खेत में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा उचित होता है। फिर भी सामान्य रूप से 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त मानी जाती है। क्यारियां बनाने से पहले जुताई के अंतिम समय में हम पूरी नत्रजन, पूरी फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा खेत में मिलाने के उपरांत खेत समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज उपलब्धता एवं उनके प्रजातियों के बारे में। तो जैसा कि किसान जानते हैं, इसमें कुछ कम समय वाली तथा अधिक समय वाली प्रजातियां भी हैं। मुख्य रूप से प्रजातियों में पूसा अर्ली प्रालोफिक, ये हल्के हरे कलर की होती है। पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये गहरे हरे रंग की होती हैं। अर्का जय और अर्का विजय ये IIHR के द्वारा विकसित प्रजातियां हैं। ये 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। इसी प्रकार से रजनी आदि ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बहुतायत से उपलब्धता होती है और आसानी से इनका बीज मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से CO1, CO2
इस तरह की भी प्रजातियां हैं, ये भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। बोने से पूर्व हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जहां से हम बीज ले रहे होते हैं, रजिस्टर्ड संस्था अथवा विश्वसनीय पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से ही बीज लिए जाएं। किसान भाइयों, जहां तक बीज की दर की बात है तो 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। इसके उपरांत अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार में प्रमुख रूप से 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम बविस्टीन से प्रति किलोग्राम बीज शोधन के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाई, अगर उपलब्ध हो जाए तो इसका जो विशेष राइजोबियम कल्चर होता है वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। उसके द्वारा शोधन के जमाव तथा जो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नत्रजन एकत्रीकरण में अथवा जो उनकी ग्रोथ होती है, पौधों की वृद्धि होती है, इसके लिए बहुत सहायक होते हैं। अगर हमें थाला विधि से बोना है तो लाइन में हम थाला बना लेते हैं। ये कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर थाले बना लिए जाते हैं। उससे लाभ ये होता है कि पूरे खेत में उन्हें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ उसी मेड़ में उर्वरकों को देते हैं जिस मेड़ में उन्हें बुआई करना होता है। इसी प्रकार से अगर हमें नालियों में बुआई करना है, रिज मेथड से अगर हम बुआई करते हैं तो चैनल्स बना करके उसकी एक मेड़ पे 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी पर हम पौधे से पौधे को रोपित करते हैं। कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर हम अपनी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, सेम की बुआई में सभी सावधानियां उचित समय पर अपनाएंगे, उचित तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई को अच्छा लाभ होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।